हेलो दोस्तों, मैं दीपक जायसवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीपक सर SRP पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसे अगर अंग्रेजी सीखना है तो ये चीजें जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस तरह कोई मिस्त्री अगर घर बनाता है तो घर बनाने से पहले क्या बनाएगा? वो पिलर बनाएगा, बेस बनाएगा। तो बेस बनाएगा ताकि हमारी जो ऊपर की सारी बिल्डिंगें बनती चली जाए वो कभी गिरने ना पाए। उसी तरह से अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो हमें फैमिली ऑफ द टेंस के पूरे परिवार के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा कि टेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके भेद क्या हैं। आइए उसी चीज पे चर्चा करते हैं और इसी चीज को एक बेहतर तरीके से बनाते हैं कि कौन कौन सा टेंस कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर किस किस स्थितियों में उसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले टेंस की। टेंस का हिंदी होता है काल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है काल, यानी होता है समय। हर समय की परिस्थितियों को बताने वाली सारी चीजें ही टेंस के अंतर्गत आती है। तो टेंस, फैमिली ऑफ द टेंस में सबसे बड़े जो हमारे हो गए ये दादाजी, इसको हम दादाजी के नाम से बोल सकते हैं कि टेंस हो गया हमारा दादाजी। इनके 3 बच्चे कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल, इसको भूतकाल, इसको भविष्य काल हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला जो हमारा है इंडेफिनिट, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आगे देख लेते हैं। भूतकाल को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सेम चीजें, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये हो गया भूतकाल, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से सेम इसमें भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर के ये हेड ऑफ द फैमिली हो गए। उसके बाद इनके 3 बच्चे हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद इनके भी 4 बच्चे हो गए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल मिलाकर के ये टेंस की जो फैमिली हमारी बनी वो टोटल कितने लोगों की बन गई? 12 लोगों की। कितने लोगों की दोस्तों? 12। तो कुल मिलाकर इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा टेंस होता है वो 12 प्रकार का होता है। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसको अच्छे से। ये 12 प्रकार के टेंस हो गए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टेंस था उसका नाम था इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन 12 टेंसों में जो हमारा सबसे पहला नंबर का इंडेफिनिट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? वो लास्ट में आएगा क्या? ता है, ती है और ते है। ऐसे वाक्य यदि लास्ट के किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है तो हम ये पहचान सकते हैं ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद इसमें कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, चर्चा कर लेता हूं कि देखिए, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, 3 चीजें पहले जान लीजिए। देखिए, जो कार्य को करता है, सेंटेंस में जो कार्य को करता है वह होता है सब्जेक्ट। उसके बाद जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं वर्ब, और जिस विषय पे कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। 3 ही चीजें आप क्लियर कर लीजिए, आपको बहुत आसानी से सारी चीजें क्लियरिफिकेशन हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए सीखते हैं। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि हमारा इसमें ताय की हो गया। पहचान क्या है हमारी? यहां पे मैं लिख देता हूं पहचान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी दोस्तों, ये इसमें होगी हमारी डू और डज। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, डू और डज का यूज जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों बनाएंगे तभी इसका यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज कहीं भी नहीं करेंगे हम। इसका क्या रूल है उसको भी देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसका जो रूल है वो बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या
ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, सब्जेक्ट मैंने बताया है जो कार्य को करता है, वर्ब जो कार्य किया जाता है, ऑब्जेक्ट जिस विषय पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें क्लियर रखिएगा। अब एक चीज यहाँ पे लगा हुआ है यस या ईएस, इसको थोड़ा समझिएगा। यस या ईएस कब लगता है और यस या ईएस कब नहीं लगता है। दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट का मतलब है कि इस वाक्य में जो, जैसे मैंने मानो एक वाक्य यहाँ पे लिखा कि सीता गाना गाती है। क्या वाक्य लिखा मैंने? सीता गाना गाती है। तो देखिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि हमारा सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा अच्छे से, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, यानी कि एक वचन हो। क्या हो? एक वचन। अब देखो सीता क्या है? अकेले ही ना है। जब सीता अकेली है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तब हम वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दो वचन या आयु भी थे, जैसे मैं बता देना हूं आपको, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है सीता और राधा गाना गाती है। सीता और राधा गाना गाती है। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो सिंगल था, सीता बस थी। अब यहाँ पे सीता और राधा दो लोग हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने बनाया सीता गाना गाती, इसका हो जाएगा सीता, देखो सब्जेक्ट हो गया सीता, उसके बाद वर्ब क्या है? सिंग यानी गाना होता है। तो सिंग में हम क्या करेंगे, जैसे लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा प्लूरल हो गया, ये चीज बहुवचन में हो गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता एंड राधा सिंग सॉन्ग। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है तो हम यस या यस का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन है तो हम क्या करेंगे, यस या यस का यूज नहीं करेंगे। अब किसमें यस या यस लगेगा और किसमें नहीं लगेगा, मैं उसको भी अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग इसे लिख लें, दिक्कत ना हो। देखिए, ही, सी, इट, वन नेम, जैसे मान लीजिए मोहन एक नाम है, इसके साथ हम यस या ईएस लगाएंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और आई यू वी दे दो नाम, जैसे मोहन और सोहन, इसके साथ हम यस या इसका यूज नहीं करेंगे। केवल वर्ब को, मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसको रख देंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए, अब यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस या यस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे इसको और भी अच्छे से। चलिए, एक वर्ड है राम धनुष तोड़ते हैं। राम धनुष तोड़ते हैं। देखिए क्या बनेगा, ये इस रूल के अकॉर्डिंग बनाइएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है, राम धनुष को कौन तोड़ रहा है? राम तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम। फिर क्या काम कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आएगा? वर्ब आएगा। क्या काम कर रहे हैं? तोड़ने का। तो राम, तोड़ने की मीनिंग होती है ब्रेक। राम ब्रेक, क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगल है, इसलिए क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। राम ब्रेक्स, क्या तोड़ रहे हैं? धनुष। तो हो जाएगा यहाँ पे राम ब्रेक्स द बो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए आई यू वी दे। अगर इस तरह के सेंटेंस आएंगे, आई यू वी दे और दो नाम आ जाए, तो यहाँ पे हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। समझ में आ रही है दोस्तों? देखिए,
कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। बस अगर हमारा नाउन सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे, अगर प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। सिंपल है एकदम, पूरे चीज जानेंगे। पहचान इसकी क्या है, टा है, टी है, ते है, इससे हम जान जाएंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये जो हम आपको नेगेटिव पढ़ाएंगे उसके बता देंगे। उसके बाद ये जो हमारा रूल है किसका, अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव रूल में सब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब को लिखेंगे। अगर वर्ब सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब कि कुछ और भी सेंटेंस अगर उसमें जुड़ा हुआ है तो उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, राम धनुष तोड़ते हैं, राम ब्रेक्स द बुक। और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको कि राजू पान खाता है। अगर आप लोगों से ये बन जाए तो इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, हैव अ गुड डे।